नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 449 की बात करते हैं। और आज बात होगी मकर लग्न में शुक्र की। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं लग्नानुसार भावाश्रय फल। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और इसके बाद ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए मीन लग्न तक, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे चैप्टर को थोड़े गति में लेके आएंगे और सभी चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जब लग्नानुसार भावाश्रय फल हम लोग पढ़ते हैं तो आज किसके विषय में पढ़ेंगे? मकर लग्न में शुक्र के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी है कि आप लोगों को कहते हैं कि लगातार पाठ आ पाएगा, लेकिन व्यस्तता के कारण पाठ नहीं आ पाता है, लेकिन अपना उद्देश्य है, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। इसीलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोहराना चाहेंगे कि जनवरी में हमारा नया बैच शुरू होता है एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का। जिनको भी लगता हो कि हम प्रोफेशनली इस विद्या को सीखना चाहते हैं या हॉबी के रूप में इस विद्या को जानना चाहते हैं, वो हमारे इस पॉपुलर कोर्स में ज़रूर एडमिशन लें। 6 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप इसको कहाँ तक समझ सकते हैं और कितना समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी यही होगा कि आप लोग पूर्व में नामांकन जारी है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जिनको भी ज़रूरत हो वो फ़ोन करके अपना नाम लिखवा दीजिए ताकि आप जनवरी से ज्वाइन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मकर लग्न में शुक्र है, तो लग्न किसका है और बैठा कौन सा ग्रह है? लग्नेश के साथ उस ग्रह का संबंध क्या है, ये जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लग्नेश शनि है और जिस ग्रह के विषय में जानना चाहते हैं वो शुक्र है। दोनों आपस में मित्र हैं और शुक्र इस पत्रिका में पूर्ण योगकारी भी है, क्योंकि केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। अब समझ सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में स्थित होना ये बहुत अच्छी स्थिति बताई जा सकती है। अब शुक्र के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों को तीनों पाठों में काम आएगा। सबसे पहले काल पुरुष के अनुसार इसको समझना चाहिए। आप लोग अब जान चुके होंगे कि काल पुरुष के अनुसार दूसरे का और 7वें का स्वामी है। फिर हम देख लेते हैं शुक्र को, फिर समझना चाहते हैं स्थिर कारक के रूप में। तो हम क्या कहते हैं कि ये सप्तम का स्थिर कारक है। ये दो चीज हम लोगों ने जान लिया। अब शुक्र की वर्तमान स्थिति, शुक्र वर्तमान में स्वामित्व, तो वर्तमान में स्वामित्व कहाँ का है? तो पंचम का और दशम का। आप समझ सकते हैं कि एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामित्व होने के कारण अब यहाँ लिख सकते हैं आराम से कि शुक्र जो है इस पत्रिका के लिए पूर्ण योगकारी है। तो यहाँ तक हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम क्या बताने जा रहे हैं, क्यों बताने जा रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि एक चलन चल गया है कि बहुत उम्र हो गया फिर भी बोल रहे हैं कि आप मांगलिक हैं। अब मांगलिक होने का क्या फ़ायदा? शादी हो गए, संतान हो गए, जीवन गुजार लिया। 60 साल में कोई पत्रिका दिखाने आता है तो मांगलिक है। आपको क्या है कि कालसर्प दोष लगा हुआ है। लोग ये देखते हैं, रियली में क्या होना चाहिए कि ग्रहों को देखिए कि उसका प्लेसमेंट कहाँ है और किस तरह का फल वो करना चाहता है। तो चलिए लग्न में है तो लग्न में स्थित होकर के शुक्र लग्न का तो फल करेगा ही करेगा, साथ में सप्तम का भी फल करेगा। और शुक्र शुभ ग्रह है, ये भी हम लोगों को समझ लेना है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह है। ये इस पत्रिका में दोनों तरीके से ये शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह की दृष्टियाँ क्या होंगी? शुभ होंगी। तो कामना बहुत अधिक होंगी और अपने कामनाओं को पूरा करने में सक्षम भी होंगे, क्योंकि पंचम का भी दायित्व प्राप्त है और दशम का भी दायित्व प्राप्त है। तो विवेकी भी होंगे और कर्मशील भी होंगे।
तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अब लग्न में बैठे तो अपने कामनाओं को पूरा करना चाहेंगे, अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा सप्तम अर्थात अपने दैनिक जीवन को भी व्यवस्थित रखेंगे, दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा मिलेगा। पत्रिका मिलान करने के लिए आता है, हम लोग क्या मिलान करते हैं, अष्टकुट गुण मिलान कर देते हैं, उसके बाद लोगों को डराते हैं कि मांगलिक दोष है, मांगलिक नहीं मिला तो अच्छा नहीं है, मांगलिक मिल गया तो भी दिक्कत है, आप जो है सो इस तरह का पूजा कराइए, उस तरह का पाठ कराइए, मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। मंगल दोष से ही वैधव्य दोष बता देते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। तो यहाँ शुक्र अब सप्तम को देख रहा है तो हम कहेंगे ना कि सप्तम का फल अच्छा होगा। अन्य यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो सप्तम का फल अकेला शुक्र यहाँ बैठ करके अच्छा कर सकता है। अब शुक्र यहाँ दैनिक जीवन के साथ साथ हमारे जो रोजी रोजगार में पार्टनर होंगे, जिसके साथ हम व्यवसाय आदि करते हैं, तो व्यवसाय आदि करने में भी आपको पार्टनर के साथ सहूलियत होगा। आप पार्टनर के साथ व्यवसाय करेंगे, वो व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। लग्न में बैठा है तो रूपवान होगा और गुणवान भी होगा। किसी भी प्रदेश में हो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि रूपवान भी होगा और गुणवान भी होगा। गोरा होगा, काला होगा, ये कहना जरूरी नहीं है। काले भी लोग रूपवान होते हैं, तो रूपवान होगा ऐसा कह सकते हैं। चलिए, अब शुक्र यदि दूसरे स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा, जिसको हम बता देते हैं उसमें टिक का निशान लगा देते हैं। अब वाणी स्थान में शुक्र है तो वाणी कैसी होगी, बहुत अच्छी वाणी होगी, आपको लुभाने वाली वाणी होगी कि बोलेंगे तो आप उसके वाणी के प्रभाव में आएंगे। क्यों? और जो भी बोलेंगे वो अपने स्वार्थ को साधते हुए बोलेंगे और आप उनके स्वार्थ के वशीभूत हो सकते हैं। ये हो गया। अब इसको समझने के लिए एक तरीका और समझिए कि वर्तमान पत्रिका में इस स्थान से पंचम है और इस स्थान से दशम है, अर्थात इस दोनों का भी फल अच्छा करेगा, और लग्न से दूसरा है तो धन आदि के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात क्या याद आ रही है हमको कि हमने कहा काल पुरुष के पत्रिका में द्वितीय है तो ये स्वगृही हो गए, यहाँ आप इसको मान सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी शुक्र का फल यहाँ अच्छा होगा, तो कुटुंब सहित धनवान होंगे, अर्थात पूरे संपन्न परिवार में जन्म होगा। कुटुंबों का पालन पोषण करने वाले, सहायता करने वाले, प्रभावशाली वाणी के जगह पे अगर हम ये कहें कि लुभावनी वाणी होना तय है, वाणी में प्रखरता रहेगी और अपने वाणी से सरलता से सामने वाले को आकर्षित कर लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ बैठ करके शुक्र की दृष्टि कहाँ है, 8वें स्थान पे है। तो यहाँ शुक्र केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, कालपुरुष के पत्रिका में द्वितीयेश और सप्तमेश है, सप्तम का स्थिर कारक है। ये सब चीज अच्छा है, मान लिया सब चीज अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये अष्टम स्थान को दृष्टि दे रहा है तो जब शुक्र की अंतर्दशा है तो उस समय लोगों को सावधान करना न भूले कि शुक्र की अंतर्दशाओं में चोट चपेट दुर्घटना आदि संभव है। अंतर और प्रत्यंतर दशाओं में ये बात जरूर कहें। अब शुक्र यहाँ से इसको देख रहा है, ये पंचमेश भी है, तो हो सकता है कि शोध के कार्यों में बहुत अच्छा हो, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा करें, आयु लंबी हो, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, इस स्थान से आयु की बात करते हैं, गुप्त ज्ञान हो, गुप्त धन की प्राप्ति हो, इसकी भी संभावना शुक्र यदि दूसरे स्थान में है तो हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शुक्र यदि तीसरे स्थान में है, तो तीसरे स्थान में ये शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह को तीसरे स्थान में बहुत अच्छा नहीं कहते। अब यहाँ कहेंगे एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। उच्च का हो जाने मात्र से हम हमेशा कहते हैं कि जो षड्बल को गणितीय विधि से जानते हैं उनको पता है कि उच्च का होने से कितना प्रभाव आता है। लेकिन ये इस स्थान से 11वें है, इस स्थान से छठा है, अर्थात कार्य के क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा
और यदि शुक्र के द्वारा परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से परिवर्तन में थोड़ा कष्ट दिखाई देगा। आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे थे उसी पोजीशन पे दूसरा काम आपको मिले अथवा ना मिले, इसकी संभावना हो जाएगी। लेकिन तीसरे स्थान में शुक्र है, वो शुभ ग्रह है, वो विपुल धन का कारक है, वो सप्तमेश है, वो सप्तम का स्थिर कारक है, सप्तमेश है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष के पत्रिका में हमने इसको सप्तम का स्वामी आप लोग जानते हैं, हमेशा बताते रहते हैं। और शुभ ग्रह है तात्कालिक रूप से और नैसर्गिक रूप से भी। इस सब गुणों को होने के कारण छोटे भाई बहन का होना भी तय है, छोटे भाई बहन के साथ प्रेम का होना भी तय है, नौकर चाकर का सुख और सहयोग भी मिलना तय है। जितने भी अनुयायी होंगे, जितने भी सेवक होंगे, सबका साथ मिलेगा और सबको साथ लेकर के चलेंगे और आगे प्रगति होगी। अब यहाँ शुक्र बैठ करके कहाँ देख रहा है? नवम स्थान को देख रहा है। तो शुभ ग्रह है और यहाँ हम कहें नैसर्गिक रूप से भी है और तात्कालिक रूप से भी है। तो जब ये नवम को देखेगा तो नवम की वृद्धि होगी, तो पिता भी अच्छे पद पर होंगे, पिता भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। लक फेवर करेगा, अर्थात जहाँ लक की ज़रूरत है, अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और हम किसी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए हैं या हमारा सिलेक्शन कहीं होना है या हमको मंत्री का पद प्राप्त होना है या कंपनी में बड़े पद के लिए हम नामित हुए हैं, 4 लोग नामित हुए हैं, तो उसमें जिसका लक अच्छा होगा उसी का होगा। पद तो एक ही है। तो ऐसे में यदि शुक्र की अंतर्दशा हो तो हम कह सकते हैं कि आपका लक फेवर करेगा और आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि से है। दूसरा, धार्मिक होंगे, अनुशासित, जो संस्कृति को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अनुशासन पहले ही आ जाता है। तो अनुशासित होंगे, जीवन अनुशासित रहेगा, ये यहाँ कहा जा सकता है। अब शुक्र यदि चौथे स्थान में है तो क्या फल होगा? तो शुक्र चतुर्थ में है। अब ये उच्च का बल था, हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन चतुर्थ में है तो ये दिग्बली है और दिग्बली होना बहुत अच्छा है, क्योंकि दिग्बल का मतलब 15% बल आपको कम से कम है। बाकी ये केंद्र का स्थान है, अशुभ स्थान नहीं है। और मेष राशि के स्थित हैं, मेष राशि के साथ शत्रुता, मतलब मंगल के साथ शत्रुता नहीं है, दोनों एक दूसरे को सम मान लेते हैं। और यहाँ बैठ करके ये अपने घर को भी देख पा रहे हैं, ये भी ब्यूटी है। और वो जिस घर को देख रहे हैं वो 10वां स्थान है, अर्थात कर्म कितना अच्छा हो जाएगा। और कर्म अच्छा होगा तो जातक जीवन में सुखी भी होगा। ये पंचम से 12वां गया है, हो सकता है कि संतान से कोई कष्ट हो, विलंब से संतान हो, संतान के पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बहुत समस्या आ जाए। ये सब नंगी आंखों से बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा। अन्य ग्रहों का जब प्रभाव होगा, 12 के 12 भावों में 9 ग्रहों को जब लिखा जाए तब आप इस विचार को ला सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में बहुत महारत हासिल होगा। माता सुखी होंगी, घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, भूमि होगा, भवन होगा, मकान होगा, वाहन होगा, एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन का सुख प्राप्त होगा, लग्जरी लाइफ लीड करेंगे। और उसका मन में कामना भी होगा कि जीवन में लग्जरी बढ़े, और उस कामना को पूर्ण करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ से एक कर्म क्षेत्र को देखता है तो कार्य क्षेत्र में भी सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का सहयोग होगा? एक तो आप कार्य अच्छा करेंगे, दूसरा जो आपके साथ कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो भी आपका सहयोग करेंगे, अर्थात अपने सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार अनुकूल होगा। चतुर्थ में है तो माता के विषय में हमने बताया, माता रूपवान हो सकती हैं। यहाँ भाई है तो भाई रूपवान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो इस तरह से हम लोगों को विषयों को समझना है।
और इन सभी विषयों को ये यथावत लिखा रहेगा, हम दूसरे पाठ को लेकर के आएंगे, पंचम से अष्टम तक बताएंगे, लेकिन ये यथावत लिखा रहेगा, इसको समझने का ज़रूरत है। और पुनः दोहराएंगे, यदि आप लोग चाहें तो जनवरी में हमारे बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत लोग आते हैं हमारे इस बैच में, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, इसमें आइए और नामांकन लीजिए। और किसी भी तरह का यदि कोई परेशानी हो या हमसे पत्रिका का विचार करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑफिस में एक नंबर, आपके स्क्रीन पे नंबर, ईमेल आईडी वगैरह चलते रहता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।